नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी दोस्त? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और जबरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे दोस्त। तो मेरे सभी साथी, जो आपकी क्लास चल रही है बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, आज हम लोग तीसरे पड़ाव पर हैं दोस्त। आज पॉलिटी के हम उन प्रश्नों को लेंगे जिन पर से ज्यादा प्रश्न पिछली बार बने थे। मतलब आज हम लोग कल 60 तक कर लिए थे, आज 61 से 90 क्वेश्चन तक हम लोग करने वाले हैं दोस्त। ठीक है, तो आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी के सेशन को शुरू करते हैं। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या दोस्त, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है भूमि सुधार के विषय के अंदर, किस विषय के अंतर्गत आता है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी प्री 1999 का प्रश्न है। बताइएगा दोस्त, सभी साथी बताएं इसमें कौन सा जवाब सही होगा। आपको जैसे आपसे मैं ऐसे पूछ लूं, शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है दोस्त? तो वो तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आप लेते आते हैं, ज्यादा प्रश्न बनता है। देखिए, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, आपको पता है। जैसे जब मैं आपको सूची पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था ना, रावेश राजा जनसभा भूदपन्न, ये तो बताया था। जो 7वीं सूची है वही जो सूची के विषय में बताता है। संघ सूची मतलब इस पर नियम कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। समवर्ती सूची केंद्र राज्य दोनों बनाएंगे। राज्य सूची केवल राज्य बनाएगा। ठीक है, अब यहां पे आपको बताया था 58 विषय थे, अब 62 हो गए हैं। समवर्ती सूची में 47 थे, 52 हो गए हैं। और यहाँ पे अब थोड़ा सा मामला जो है 52 से 47 में है। तो इस प्रकार से चीजें घटती बढ़ती रहती हैं। भाई किस पर कौन सा होगा, वो चीजें आगे पीछे होती रहती हैं। तो बताइए भूमि सुधार किससे संबंधित दोस्त? तो भूमि सुधार किससे संबंधित है? राज्य सूची संबंधित है। मेले जो लगते हैं ये सारे के सारे किससे हैं? राज्य सूची से। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 62 नंबर। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती कैसे? जन्म के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। बीपीएससी प्री 1996 का प्रश्न है। ये तो आप लोग आराम से जवाब दे सकते हैं दोस्त। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जब संशोधन हुआ है तो उसके बाद आपको जो आधार दिए गए उसमें जन्म के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलितकरण के द्वारा, रजिस्ट्री के द्वारा। लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यापार है या एक वाणिज्यिक व्यवहार है। यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 63 नंबर, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019, 11 अक्टूबर 2019, 11 अक्टूबर 2020। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है। ये प्रश्न आपसे पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है दोस्त। बताइए ये कब पारित हुआ? आपको पता है इस पे बहुत सारे विवाद भी हुए थे। ठीक है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में लाया गया था। आपको पता है लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत हुआ था। कब? लोकसभा। क्या दोस्त? लोकसभा की बात करते हैं दोस्त, तो 9 दिसंबर 2019 को ये कहां लोकसभा में पेश हुआ था, प्रस्तुत किया गया था। और उसी तिथि को लोकसभा से पारित भी कर दिया गया था। और 11 दिसंबर को, क्या दोस्त, इसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 2019 को कहां पेश हुआ दोस्त? तो राज्यसभा में। कहां? राज्यसभा में ये पेश हुआ था। और राज्यसभा द्वारा भी इसे पारित कर दिया गया उसी दिन। और राष्ट्रपति ने इस पर 12 दिसंबर, क्या दोस्त, 12 दिसंबर 2019 को इस पर मंजूरी प्रदान कर दी। और यह विधेयक अधिनियम बन गया। और 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से। यहां से प्रश्न भी बन सकता है कि भाई पारित होना और लागू होना दोनों अंतर होता है। तो भाई पारित तो 9 दिसंबर को लोकसभा में हो गया, 11 दिसंबर को जो है राज्यसभा में, 12 दिसंबर को 2019 को ये पूर्ण रूप से जो है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया। मतलब ये अधिनियम भी बन गया। लेकिन आपसे पूछ ले कि यह विधेयक जो था, ये अधिनियम कब बना? तो ये बना था 10 जनवरी 2020 को। कब बना था दोस्त? 10 जनवरी 2020 को क्या हुआ दोस्त? ये अधिनियम बन गया। अब बताइए इसमें आप सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब क्या आएगा आपका? आपको 11 दिसंबर 2018 मारना है क्या? गलत जवाब। 11 अक्टूबर 2019 मारना क्या? गलत जवाब। ये भी गलत जवाब। इसमें सही क्या होगा? 11 दिसंबर 2019। पहली दफा
राज्यसभा और लोकसभा से पारित हुआ और 12 नवंबर को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया और 10 जनवरी 2020 से क्या हुआ, लागू हो गया। ये प्रश्न इतना आ सकता है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। ऑप्शन सी, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन डी है, एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2020 बीपीएससी का प्रश्न है, बताइए। संविधान तो आपने पढ़ा ही होगा दोस्त। संविधान विधि का नियम कहां पे आता है? विधि का नियम, विधि आप जो है अनुच्छेद 14 पढ़े होंगे। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार और विधियों का समान संरक्षण। विधि का समक्ष समानता का अधिकार और विधियों के समान संरक्षण की बात कही गई है। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये कहा गया है आर्टिकल 14 में। मतलब विधि का नियम या कानून का अधिराज्य से तात्पर्य क्या है? सभी के लिए एक कानून होगा और सभी के लिए क्या होगा? एक न्यायतंत्र होगा। विधि का नियम का समन्वय ऐसे होता है कि जैसे आप मान लीजिए, जैसे नहीं होता जातियों बटे धर्म बटे, ऐसा नहीं कि उस धर्म के लिए दूसरा नियम होगा, उस धर्म के लिए दूसरा नियम होगा ना, सबके लिए एक नियम होगा। मतलब ऐसे समझिए, विधि के नियम का सामान्य अर्थ है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक क्या है? एक समान है और कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं हो सकता। साथ ही कानून किसी भी व्यक्ति या उसके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, अनुच्छेद 15 कह रहा है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में आपको अनुच्छेद 14, 15, 16 में आप देखेंगे तो आपको कई चीजें ऐसे समान रूप से करने के लिए बात की जाती है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने की बात की जाती है। और हमसे यहां पूछा गया है कि भाई कानून का अधिराज्य इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून होगा और सभी के लिए क्या होगा? एक न्यायतंत्र होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब सुप्रीम कोर्ट अलग अलग थोड़े बनाएंगे आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालयों, उच्च न्यायालयों को। बीपीएससी 2005 प्री का प्रश्न है, बताइए। अगर मौलिक अधिकार जो है इनको लागू करने का अधिकार किसको दिया गया है दोस्त? तो आपको पता है भाई, मौलिक अधिकारों की बात अगर हम करें तो आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 13 पढ़ेंगे। भाई क्या मौलिक अधिकार, कैसे उनको लागू करना, सारी चीजें हैं। लेकिन प्रवर्तित कौन कराएगा, कैसे उस नियम को कौन फॉलो कराएगा? तो आपको संविधान में 2 अनुच्छेद बेसिकली पढ़ने होते हैं। कौन कौन सा? एक आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 32। क्या पढ़ेंगे दोस्त? एक आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, और एक पढ़ेंगे अनुच्छेद 226। 226 किसके लिए है? हाई कोर्ट के लिए है। और अनुच्छेद 32 जो है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है। बात क्लियर है? मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति जो उच्चतम न्यायालय को है वो अनुच्छेद 32 में है और उच्च न्यायालय को 226 में प्राप्त है। ठीक है। उपयुक्त न्यायालय अपनी शक्ति जो भी, चाहे उच्चतम न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय, अपनी शक्ति के प्रयोग में 5 प्रकार की रिट भी जारी कर सकते हैं। कौन कौन से दोस्त? एक तो परमादेश, क्या? एक तो होता है परमादेश, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, या ऐसे कर सकते हैं परमादेश, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये 3 तो हो गए ऐसे भाई, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। क्या? उत्प्रेषण, उत्प्रेषण भेजिए और अधिकार प्रेक्षा। आपने किस अधिकार से यह किया? अधिकार प्रेक्षा आपने किस अधिकार से किया? 5 प्रकार के रिट भी क्या कर सकते हैं? जारी कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, प्रवर्तित करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, इनमें से कोई नहीं। 2 बार पूछा, 1994 और 2000 में। बताइएगा दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? मूल अधिकार के विषय में पूछ रहा है कि भैया मूल अधिकार के विषय में कितने हैं? आपको पता है कि मूल अधिकार, क्या? मूल अधिकार
कहां है? तो भैया मूल अधिकार जो है ये है भाग 3 में। कहां है? ये है भाग 3 में। और भाग 3 में कहां से कहां तक? तो ये है दोस्त अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है, डिफिनेशन ऑफ स्टेट्स। और अनुच्छेद 13 में क्या है? विधि की बात की, विधि की परिभाषा दी गई है। और ये दोनों मिलकर के जब आगे कार्यक्रम आगे बढ़ता है, विधि के समझ समानता की बात होती है, राज्य कौन से आधार पर जो है विभेदीकरण नहीं करेगा उस पर चर्चा होती है, तो उन सारी चीजों का यूज किया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं? तो भाई वर्तमान में आपके पास जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो कितनी है दोस्त? तो मौलिक अधिकारों की संख्या आपके पास कितनी है? 6 है। मामला क्लियर दोस्त? तो इतने ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी और सारे प्रश्न आएंगे धीरे धीरे, हम लोग उस पर डिस्कशन भी करेंगे। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल इस पे सही है। चलिए 67 नंबर, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। बताइए दोस्त। प्रेस की स्वतंत्रता, ये तो आपको याद ही होगा ना कि भाई अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण है। ठीक है, अनुच्छेद 20 वही प्रतिषेध वाली बात है। अनुच्छेद 21 में क्या है भाई? सबको जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। तो ये 3 तो ऐसे कट गए, बचा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 1 में क्या कहा गया है? प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है दोस्त, अनुच्छेद 19 में ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? क्या मूलभूत अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार। बताइएगा मूलभूत अधिकार नहीं है पूछा है। ये 97-98 बीपीएससी का प्रश्न है। देखिए दोस्त, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार आपको पता है मेरे भाई, ये प्राप्त है सबको। ठीक है, ये सबको प्राप्त है। शांतिपूर्ण आप अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे तो उसमें शांतिपूर्ण एकत्र होने के लिए, संघ बनाने के लिए, कहीं घूमने के लिए सारी बातें कही गई हैं। लेकिन संपत्ति का जो अधिकार था, अधिकार किसमें था? अनुच्छेद 19 में ही था। अनुच्छेद 19 में था। और संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन हुआ दोस्त। और इस संविधान संशोधन कब हुआ था? ये तो ये हुआ था 1978 में। और इसके द्वारा क्या किया गया? 300 का जोड़ा गया दोस्त। और इसमें संपत्ति के अधिकार को, किस अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार से हटा करके किस श्रेणी में? विधिक अधिकार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विधिक अधिकार की श्रेणी में इसको रख दिया गया दोस्त। ठीक है, तो आपका देख लीजिए इसमें कौन सा जवाब सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पोस्टमार्टम एकदम चीर फाड़ के देखना भैया क्या कैसे है। प्रतिषेध, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्री 2019 का प्रश्न है। बताइएगा इसका। भाई संवैधानिक उपचार जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना भाई, हम लोग डिस्कस अभी कर रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विषय में चर्चा हो रही थी कि भाई उनको जो है कहा गया था कि आप जो है अनुच्छेद 32 के तहत, आप अनुच्छेद 32 के तहत क्या कर सकते हैं? 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। तो पूछा गया कौन कौन सी? तो सबसे पहले आपसे कहा गया भैया आप प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा, 4 तो यही हो गए, है ना। अब इसमें आपसे और क्या भाई? अधिकार प्रेक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। अब 5 प्रकार की रीट जो जारी करनी थी उसमें भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसको कहा था? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32 को कहा था। अनुच्छेद 32 को क्या कहा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या? संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था। ठीक है, अब इसमें देखिए अनुच्छेद, ये भी बार बार पूछा गया है, संविधान की आत्मा या हृदय क्या? अब इसी को आप क्या कहेंगे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, या इसी को क्या कहते हैं? इसी को हृदय भी बोलते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में एक अधिकार आता है, कौन सा? अधिकार प्रेक्षा, क्वो वारंटो। इसी को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया है।
यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। और इसके अतिरिक्त जो उत्प्रेषण को भी आप कह सकते हैं कि भाई पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है। उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है क्योंकि इसमें निर्णीत न्यायिक कार्रवाई की जांच की जाती है। पोस्टमार्टम भी एक कार्यवाही है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने के दावे की वैधता की जांच की जाती है। ठीक है, तो भैया इसमें अगर बात करेंगे ना तो इसमें तो 3 सही हो जाए, तो 3 सही हो रहे मतलब कौन सा माना जाएगा? 3 सही मतलब कौन सा माना जाएगा? देखिए अगर आपसे पूछेगा, बेसिकली मैं आपको बता दूं, अगर आपसे संवैधानिक उपचारों का ऐसे पूछेगा संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम, ठीक है, अगर ऐसे पूछा संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम, संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम कहता तब अधिकार परीक्षा सही हो जाता। लेकिन मेरे दोस्त अगर आपसे कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम, तो पोस्टमार्टम तीनों कहा जाता है। तो इसलिए जो है इसमें ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन बी मौलिक अधिकार के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में। 1994 का प्रश्न बताइए कल्याणकारी गणराज्य की परिकल्पना किसमें है? तो आपको पता भी है कल्याणकारी राज्य की जो परिकल्पना है या कल्याणकारी राज्य के जो आदर्श हैं वो कहां समाहित है? तो वो समाहित है भाग 4 में। कहां पे? भाग 4। भाग 4 कहां से कहां तक है? 36 से लेके 51 तक है दोस्त। और इसी में क्या कहा गया है? इसी में कहा गया है कि भैया सारे के सारे राज्यों के जो मूल आदर्श है इसी में समाहित है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है DPSP, बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें कहीं दिया है क्या? ऑप्शन ए दिया है दोस्त, तो यही आपका क्या होगा? सही हो जाए, कल्याणकारी राज्य। मूल अधिकार की जो बात है ये राज्य के विरुद्ध हमको प्राप्त है, राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। अगर हम यहाँ जो नीति निर्देशक तत्वों में जो दिया DPSP में जो दे रखा है पॉइंट, उसमें अगर आपका कहीं से कुछ नहीं सरकार करती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ मूल अधिकारों में कुछ हो गया तो फिर भैया ऐसी तैसी हो जानी है। 7वीं अनुसूची जो है इसमें कौन से नियम सरकार चलाएगी? भाई हमारे यहाँ संघात्मकता है, संघात्मकता है सरकार की, एकात्मकता है विचार की। तो यहाँ पे बताया गया संघात्मक कैसे सुचारू रूप से चलेगा वो बताया गया। प्रस्तावना तो मेरे दोस्त पूरे संविधान की जड़ प्रस्तावना है ना? प्रस्तावना क्या है? एक कुंजी है, संविधान एक ताला है और उसकी कुंजी क्या है? प्रस्तावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 71 नंबर क्या भैया? भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम। BPSC 2001-2 का प्रश्न है, जवाब दीजिए दोस्त। भाई किसके अंतर्गत पंचायती राज की बात की है? तो मेरे दोस्त मेरे भाई अगर आप देखें तो मूल अधिकार क्या है? 12 से 35, मौलिक कर्तव्य 51 का 22वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर यह मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कितने मौलिक कर्तव्य वर्तमान में है? 11 हैं। राज्य के नीति सिद्धांत कहां से है? 36 से लेके 51 तक है दोस्त। और इसी में एक आता है बीच में क्या? 40वां संविधान संशोधन, ग्राम पंचायतों का संगठन। क्या? ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों के विषय में बात होती है तो मेरे दोस्त पंचायती राज कहां आता है? तो पंचायती राज ग्राम पंचायतों के संगठन के प्रावधान का एक पार्ट है, ठीक है। उसी के द्वारा हम ग्राम पंचायतों में चुनाव होते हैं। बात क्लियर है? तो इसमें सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 72 नंबर क्या है? राज्य के नीति सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और पूर्वोक्त राज्यों के लिए है। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं जबकि उपरोक्त है। नीति सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। उपयुक्त में से कोई नहीं। 1996 का प्रश्न है। बताइए दोस्त, अभी हम चर्चा कर रहे थे मेरे दोस्त मेरे भाई कि जो हमको DPSP मिला है दोस्त, क्या जो DPSP मिला है वो बेसिकली उसके लिए हम जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा क्या है? प्रवर्तनीय है। बात क्लियर है? बेसिकली जो भाग 4 है इसमें वर्णित जो भी सिद्धांत है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश मात्र हैं, तो उसके लिए आप जा नहीं सकते दोस्त। और जबकि मौलिक अधिकार क्या है? व्यक्ति को राज्य के प्रति दिए गए सुरक्षा की गारंटी है, मतलब राज्य के विरुद्ध हमको ये अधिकार प्राप्त है। तो जाहिर सी बात है, आप समझिए उसको। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें जवाब क्या आप देंगे? सही जवाब क्या होगा?
तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसका सही जवाब आप बताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार क्या है, प्रवर्तनीय है। मतलब किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा। मामला क्लियर है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 40वें संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन, 39वें। सन 2000 पूछा है, 1996 में पूछा है। जवाब ये अब हो सकता है आपसे इस बार पूछ लिया जाकर, पिछली बार पूछा गया था इस टाइप का प्रश्न। ठीक है दोस्तों, ये आप सब पहले से तैयार किए रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है। देखिए, आपको पता है मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए, मिनी संविधान बोलते हैं किसको, 42वां संविधान संशोधन। हुआ कब था ये, तो ये हुआ था 1976 में। और इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य क्या दोस्त, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे किसमें, 51 क में। कितने जोड़े गए थे, 10। लेकिन 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ दोस्त। और 86वां संविधान संशोधन, ये प्रश्न आता है कि भाई 86वां संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो भैया ये जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य, माफ करिएगा 11वां मौलिक कर्तव्य ये जोड़ा गया था। और माता पिता की जो ड्यूटीज है उसके बारे में बताया गया था अपने बच्चे के प्रति। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इतना ही नहीं मेरे दोस्त, आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क में जो अधिकार दिए गए बच्चों को, शिक्षा का अधिकार, RTE एक्ट जो आता 2009 में, लागू होता 2010 में, वो भी कहीं ना कहीं जो 86वां संविधान संशोधन है 2003 वाला, इसका ही एक पार्ट है। मामला क्लियर है मेरे दोस्त, बात सारी समझ में आ रही है ना। तो इसमें ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 74 नंबर क्या भैया, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज के सिद्धांत, राज्य के नीति सिद्धांत। 2001-2 का प्रश्न है, ये बताइए 42वें संविधान संशोधन के 10 जो आचार, इसमें आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो ये 10 जो आचार दिए गए थे, आपको पता है कि भाई 42वां संविधान संशोधन 51 क में कितने जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे ना। वो तो बाद में 86वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें ये जोड़ा गया कि भाई माता पिता की ड्यूटीज है कि वो जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करे, शिक्षा दे। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों का अधिकार हो गया अनुच्छेद 21 क के तहत कि वो शिक्षा को प्राप्त करे, शिक्षा ग्रहण करे। और इसके लिए आप देखते होंगे जो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, उसी लिए व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से। नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि साहब जैसे अभी बिहार में टीचर की वैकेंसी आ रही है, आप सैलरी इतनी ज्यादा टीचर्स की है, 30-35 हजार 40,000 सैलरी है, फीस कितनी मिलती है, बच्चे है नहीं, सरकार कहाँ करती होगी, क्या करती होगी। तो सरकार की ड्यूटीज है, कब कहाँ पे, अनुच्छेद 45 में आप जाएंगे तो उसमें कहा गया है नवजात बच्चों का जो अधिकार है। तो कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन तो है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे दोस्त, इसको कहेंगे पंचायती या मौलिक कर्तव्य। ठीक है, पंचायती राज का सिद्धांत आपको याद होगा कौन सा, रावेश राजा जनसभा भूदपन्न पंचायती राज, 92वां संविधान संशोधन 1993, मामला याद है ना। तो इस प्रकार से है। तो वहां पे DPSP तो है ही है, भाग 4 36 से 51 मौलिक अधिकार, भाग 3 12 से 35, ये सब याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 75 नंबर, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। भाई ये तो चलिए यही चर्चा करेंगे। हमारी मिलजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। BPSC 2001-2 का प्रश्न है। जवाब दीजिए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा कि भाई निम्नलिखित में भारत का मौलिक कर्तव्य कौन सा है। आपको पता है दोस्त, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, आप अनुच्छेद 50-51 पढ़े हैं ना भाई, वहीं वहां पे आप पढ़ेंगे 51 में, तो आप देखेंगे कार्यपालिका के न्यायपालिका से कैसे पृथक्करण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप आ जाएंगे बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा बच्चों के लिए, आप जब अनुच्छेद 45 पढ़ेंगे वहां पे बातें कही गई है। ठीक है, और अगर आप बात करें छूत की परंपरा को समाप्त करना, अनुच्छेद 17 आप पढ़ लीजिएगा, अनुच्छेद 17 पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको इसमें सही जानना है मेरे दोस्त, तो हमारी मिली जुली संस्कृति समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की बात कही गई है। और ये कहाँ कही गई है, तो ये कही गई है मूल कर्तव्य 51 क के च में। कहां पे, 51 क के च में ये बात कही गई है। मामला क्लियर तो है ना दोस्त, क्लासेज समझ में आ रही ना, समझ में आ रही हैं तो मैं आपसे बार बार नहीं अनुरोध करूंगा कि आप लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ये आपका नैतिक उत्तरदायित्व है कि यदि आपको क्लासेज अच्छी लग रही हो तो आप सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह वर्धन करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 76 नंबर, क्या, राष्ट्रपति के संबंध में संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है,
संसद में वोट दे सकता है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2018 बीपीएससी का प्रश्न है। बताइए दोस्त, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में ये बात कही गई है ना, भारत का एक राष्ट्रपति होगा और चुनाव इसका कैसे होता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर के, आप देखेंगे जैसे जब संसद का निर्माण होता है, किसका? संसद का। तो संसद के निर्माण में क्या होता है? एक तो राष्ट्रपति, भाई आप कोई भी, हम ऐसे समझिए, आपको याद नहीं करना है कि भाई राष्ट्रपति भी होता है संसद में, नहीं, राष्ट्रपति हो गया। आप यहां लिख लीजिए लोकसभा, ठीक है, और यहां लिख लीजिए क्या? यहां लिख लीजिए राज्यसभा। राज्यसभा, अब इसको ऐसे एक पार्ट या समझिएगा, याद करिएगा कि भाई देखिए, हमको कोई विधेयक कोई लेके आता है, मान लीजिए लोकसभा में पेश हुआ, पारित हो गया, राज्यसभा में पेश हुआ, वहां भी पारित हो गया। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या अगर राष्ट्रपति अपना उस पर हस्ताक्षर ना करे तो क्या विधेयक को पारित माना जाएगा? वो अधिनियम बन पाएगा? नहीं बन पाएगा मेरे दोस्त। तो जब तीनों परिवार, जैसे आप समझिए, जैसे आपका घर है, उसमें आपके भैया मान लीजिए कमा रहे हैं, ठीक है, और आप कि जो मान लीजिए आपकी मम्मी है वो भी कमा रही है, पापा है वो भी कमा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है, सबके पैसे का। तो परिवार किससे बनता है भाई? जो जितने भी लोग परिवार में समाज में सबसे बनता है। तो आप कहेंगे साहब ये बताइए, तो क्या इसमें जो है अलग से तब तो लोकसभा वो विधानसभा वाले भी शामिल हो जाए? तो भैया यहाँ संसद की बात हो रही है, अगर विधानमंडल की बात होगी तो वहां पर कौन होगा? राज्यपाल होगा, आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, आपके यहाँ जो विधान परिषद होती है, मतलब वहां की विधानसभा, विधान सब उसमें सम्मिलित होती है, तो विधानमंडल वहां से बनता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं एक मतलब प्रक्रिया पूरी बनी हुई है, तो उसके तहत सारी चीजें होती हैं दोस्त, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग होता है। गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जो है उत्तरदायी होती हैं, और संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप समझ में आ रही होंगी। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें कौन सा सही है दोस्त? तो इसमें सही है संसद का हिस्सा क्या है? होता है। नहीं तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। चलिए, बैठता नहीं है, यह भी गलत बात है। संसद मोड़ देता है, यह भी गलत बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है कैसे? प्रत्यक्ष निर्वाचन, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली। बीपीएससी 2001 का प्रश्न है। यह प्रश्न हमसे इंटरव्यू में पूछा गया था। इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया था दोस्त कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। तो आपको पता है कि भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है, एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण के प्रणाली के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो भैया आनुपातिक मत प्रणाली बिल्कुल बात सही है, और एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें बी और सी दोनों सही है दोस्त, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे आपको करना है तो भाई इसमें दोनों के दोनों सही है। ये प्रश्न ही क्या है? गलत है, इसमें फुल मार्क मिलना चाहिए, ठीक है। और ये बात ऐसे में नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप अनुच्छेद 55 पढ़िए। 55 अनुच्छेद 55 जो निर्वाचन पद्धति के बारे में बताता है, उसका 55 का 3 पढ़ेंगे तो आपको पूरी प्रक्रिया पता लग जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। 1992-93 का प्रश्न है, और सेम अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा सेम टू सेम प्रश्न ये भी, ठीक है। बताइए, अगर भारत के राष्ट्रपति का विवाद है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का कोई विवाद है, तो उस विवाद को कहां लेके जाएंगे? तो आपको पता है उस विवाद को भारतीय संविधान, क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में क्या कहा गया दोस्त? अनुच्छेद 71 के 1 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो भी विवाद होंगे, चुनाव संबंधित जो विवाद होंगे, वो सर्वोच्च न्यायालय को सौंपे जाएंगे, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो किया गया विनिश्चय होगा वही अंतिम होगा, ठीक है दोस्त। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्या है? 79 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद के द्वारा। बीपीएससी 1994 में, बीपीएससी 2005 दोनों में पूछा गया प्रश्न है। बताइए साहब, राष्ट्रपति को पद से कैसे हटा सकते हैं? तो भाई भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? अगर इसमें बात करने की, भाई इसमें अनुच्छेद 61 जो है महाभियोग चलाने की बात करती है, तो भाई महाभियोग चलाने का जो एक माध्यम है उसी से हटा सकता है इसको।
तो उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया कि भाई अनुच्छेद जो 56 है, 56 का खा, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत क्या सकता है, हटाया जा सकता है। उसमें कौन हटाएगा, तो भैया हटाई कौन, संसद। क्या, संसद हटाएगी। इसमें ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 80 नंबर, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता, भारत सरकार के मुख्य सचिव। राजीव गाभा इस टाइम मुख्य सचिव भारत सरकार के, पता ही आपको, तो करंट अफेयर पढ़ाए थे ना आपको। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है दोस्त, तो आपको पता है भारत की कार्यपालिका शक्ति जो है किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। कौन बताता है, अनुच्छेद 53। क्या, अनुच्छेद 53। 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और क्या 53 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति तो होगा और उसमें कार्यपालिका शक्ति उसी में निहित होगी जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा करेगा। इस प्रकार भारत संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अब यही पूछ ले कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष, भारत का वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, तब कौन हो जाएगा भैया, तब प्रधानमंत्री हो जाएगा। मामला क्लियर है। वास्तविक और कार्यपालिका, इस प्रकार से प्रश्न कल भी शायद आया था, तो ये आप याद कर लीजिए। सन 2000 प्रश्न का है, ठीक है, सन 2000 का है ये। चलिए 81 नंबर, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है, भारत का मानववादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2017 का प्रश्न है। बताइए केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है भैया, तो केंद्र सरकार में मेरे दोस्त, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा का जो अधिकारी होता है, वो नागरिक सेवा जो अधिकारी होता है वो मंत्रिमंडल सचिव होता है। ये सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारत सरकार के नागरिक सेवा के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। कौन दोस्त, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। भारत का जो महान्यायवादी होता है, जिसमें आपका 76-78 में बात कही गई है, तो दोस्त ये सरकार का पहला अधिवक्ता और पहला वकील होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्या होता है, भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है, भारत के राष्ट्रपति में, भारत के प्रधानमंत्री में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, सभी तीनों में। बीपीएससी 1997-98 बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा भाई, किसमें निहित है, भारत के संविधान में केंद्र सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है मेरे दोस्त। तो अभी हम डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे, भारतीय संविधान में अनुच्छेद क्या 53 का फर्स्ट क्या कहता है कि भारत, भाई 52 में कहता है भारत का राष्ट्रपति होगा, और ये कहता है 53 कि भारत में जितनी भी न्याय अधिशासी शक्तियां होंगी, मतलब अभी हम लोग कार्यकारी अध्यक्ष पढ़ रहे थे ना, उसी में निहित होगी। उन शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं भी कर सकता है और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा भी उसका प्रयोग करवा सकता है दोस्त। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 83 में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। 2002 का प्रश्न है। बताइए किस आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपको पता है कि भाई राष्ट्रीय आपात जो है, अनुच्छेद आपात की अगर बात करेंगे, आपातकाल, आपातकाल की बात करें तो भाई आपातकाल एक तो राष्ट्रीय होता है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है। दूसरा होता है जो राज्य में लगता है, राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन, ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझिए राष्ट्रपति शासन। और एक होता है वित्तीय आपात। ठीक है, वित्तीय आपात होता है। आपको पता है कि भैया ये होता है 352, ये होता है 356 और ये होता है 360। ये तो कई दफा लगा है, ये 1-2 बार लगा है और ये आज तक नहीं लगा। ठीक है, अब आपको पता है जब ये सारी चीजें होती है अनुच्छेद 19 तुरंत खत्म हो जाता है ना, अनुच्छेद 19-20 की चर्चा होती है। तो बताइए किस आधार पर, तो जाहिर सी बात है हम लोग जब इसको पढ़ रहे हैं तो इसमें एक और जोड़ा जाता है लास्ट में, सशस्त्र विद्रोह, हथियारबंद विद्रोह। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो युद्ध के आधार पर होगा, बाह्य आक्रमण के आधार पर होगा, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, ये सारे विद्रोह, इस सारे कारणों पर जो है क्या राष्ट्रीय आपात लगा सकता है, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। बिल्कुल बात सही है। 84 प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 97-98 का प्रश्न बताइए, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं भाई कि राष्ट्रपति शासन, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे 356 वाला मामला। तो इसमें कौन करता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा कि नहीं लगेगा,
इसका भी ये रिपोर्ट कौन देता है? ये रिपोर्ट देता है गवर्नर। गवर्नर बोले तो इसी को तो भाई राज्यपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज्यपाल बोलते हैं इसी को। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 85, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। क्या नहीं देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के सभी भाग में आपातकालीन शक्ति लागू करने का। बीपीएससी 1992-93 का प्रश्न। बताइए राष्ट्रपति कौन सा अधिकार नहीं है? आपको पता है कि भाई आप प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार 75 वाला पढ़ेंगे, सर्वोच्च कमांडर होता 52 है, और देश किसी भाग में आपातकालीन शक्ति लागू 352 इसको प्राप्त है। लेकिन जो राज्य में मुख्यमंत्री नियुक्त करने का अधिकार है ना दोस्त, ये कहां पे प्राप्त है? ये अनुच्छेद 164 का फर्स्ट कहता है। क्या कहता है दोस्त? कि राज्य में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति वो कौन करेगा दोस्त? तो राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा दोस्त? तो ये करेगा कौन? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा दोस्त? ये करेगा आपका राज्यपाल। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते दोस्त। 86 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह नहीं प्राप्त है कौन सा? क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकालीन घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। आपको पता है भाई अध्यादेश है ना भाई, संयुक्त अधिवेशन 108, 123, आपको सारी चीजें पता ही है। अध्यादेश जारी कर सकता है, तो भाई आपातकालीन घोषणा कर सकता है, क्षमादान कर सकता है। ठीक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का जो अधिकार है ना दोस्त, वो सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं है। वो सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं। आप अनुच्छेद 124 पढ़ेंगे तो 124 खंड 4 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश कर दे। ठीक है, तो उसमें राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया हो। ये सारी चीजें मतलब एक प्रक्रिया हो जो 2/3 सदस्य पूरा सम्मिलित हो, जो उपस्थित और मत देने वाले हो। तो इतनी लंबी प्रक्रिया है, ऐसे थोड़ा कि हाँ लो हट गए तुम, ऐसे नहीं होता है। तो भैया इसमें ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब। ये अधिकार उनको नहीं प्राप्त है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भलुआ प्रश्न। उत्तर प्रदेश से थे? अरे वाह। आंध्र प्रदेश से थे? बिहार से थे? तमिलनाडु से? 2001-2 का प्रश्न है। बताइए भाई राष्ट्रपति पहले थे कौन? पहली बात तो ये प्रश्न उठता है। तो भैया सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपको पता है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, जो बाद में क्या बने? जो बाद में क्या बने थे? जो बाद में क्या बने? राष्ट्रपति बने। उनका क्या नाम था दोस्त? तो उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। क्या? राजेंद्र प्रसाद उनका नाम था। और वो थे कहां के? तो वो थे बिहार के। और बिहार में जो किसान आंदोलन था उससे जुड़े हुए भी थे जब किसान आंदोलन चल रहा था। तो ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 88 नंबर, कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, सॉरी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखो भैया आपको पता है राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि है इसमें किसी को कोई समस्या है? मत करना ऐसी समस्या, क्योंकि ये नॉर्मल सा प्रश्न है दोस्त कि भाई राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी क्या? बिल्कुल बात सही है। तो ऑप्शन ए तो सही है, लेकिन पूछा क्या? असत्य पूछा है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। बिल्कुल भाई ये तो 63-64 आप पढ़ लीजिएगा, होता ही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये बात गलत है। और यही बात बिल्कुल क्या है? सही है। ये बात गलत है और यही बात बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई ऑप्शन से इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89, राज्यसभा का सभापति कौन है? राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, लोकसभा का अध्यक्ष है। 2001-2 का प्रश्न। बताइए राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बताइए दोस्त। तो आपको पता है
कि भाई राज्यसभा का सभापति, अगर बात कर लेते हैं तो आप अनुच्छेद 64 पढ़ेंगे ना और अनुच्छेद 89 पढ़ेंगे, तो उस वहां दोनों में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। ठीक है, तो इसमें उपराष्ट्रपति आपका सही हो जाएगा। चलिए आखिरी प्रश्न लेते हैं 90 नंबर। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य तक केंद्रीय सरकार दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। 2005 का प्रश्न है, बताइए प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है भैया? तो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। तो आपको पता है भाई अनुच्छेद 74 के पहले के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। आपको जवाब मिल गया होगा ना आपका कि भाई भारत का प्रधानमंत्री किसका मुखिया होता है? तो राष्ट्रपति को सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है वो। और हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है, राज्य सरकार का नहीं। यह लोकसभा में बहुमत पाने वाले दल का नेता होता है और अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी भी निश्चय से राष्ट्रपति को संशोधित करे और जानकारी जो राष्ट्रपति पूछे उसको वो जानकारी दे। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है। मंत्रिमंडल गठन के 75(3) के तहत भाई कौन सा कैसे होगा वो चीजें बताई गई हैं। तो देखिए इसमें क्या है, किसका मुख्य होता है भाई? तो ये होता है केंद्रीय सरकार का। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज की यह क्लास कैसी रही आप जरूर बताइएगा। मैं निशांत चाहता हूं कि आप सभी लोग जरूर ये बताएं कि आपको और किस चीज की जो है वीडियो चाहिए, जो आप देंगे पूछेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, वो सारी चीजें यहाँ हम इंप्लीमेंट करेंगे। दोस्त आपका अपना परिवार है, नया परिवार हो सकता है, आप हमारे नए सदस्य हो इस परिवार के, तो आप सभी का प्यार स्नेह सम्मान मिलना हमारे लिए हर्ष और सुखद है। तो इसलिए हम आपके लिए और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब दोस्त मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा यहीं पर और आपसे इजाजत लूंगा। नमस्कार, जय हिंद।